Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 5th April 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Finland joins NATO. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. NATO क्या है, पहले उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं. NATO इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस अमंग्स्ट द गवर्नमेंट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका खासकर, एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़. तो ये जो कंट्रीज आप देख रहे हैं ब्लू कलर से यहाँ जिनको रिप्रेजेंट किया गया है, US, कनाडा एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, दे टुगेदर हैव क्रिएटेड अ मिलिट्री अलायंस जिसका नाम है NATO. This military alliance was created as per Washington Treaty in 1949. इसका headquarter in Brussels, Belgium. Important from prelims exam point of view. Right, जब सिप्री का headquarter पूछ सकता है तो NATO का तो पूछ ही सकता है. So अभी तक इसके 30 members थे. Current news यही है कि now Finland has joined it and now it has 31 members. NATO ग्रुप की अगर बात की जाए, इस इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस की बात की जाए तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस. कलेक्टिव डिफेंस क्या होता है? कलेक्टिव डिफेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी आउटसाइड कंट्री मतलब जो भी कंट्री इस गवर्नमेंटल अलायंस, इंटर गवर्नमेंटल अलायंस का हिस्सा नहीं है, उसके बाहर का कोई भी देश इनके किसी भी मेंबर कंट्री पे अटैक करता है तो ऑल अदर मेंबर कंट्री ऑफ दिस मिलिट्री अलायंस विल काउंटर अटैक इन अ कलेक्टिव मैनर. इसी को कहा जाता है कलेक्टिव डिफेंस. कलेक्टिव डिफेंस को अगर आपको समझना है तो इस टैगलाइन को समझिए, वन फॉर ऑल फॉर वन. इनमें से किसी एक के ऊपर भी कोई थर्ड पार्टी अटैक करता है तो सारे मिल करके काउंटर अटैक करेंगे. NATO इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस. और NATO का जो कलेक्टिव डिफेंस वाला फीचर है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज पर आर्टिकल 5 ऑफ वॉशिंगटन ट्रीटी that states that an attack against an ally is an attack against all. अगर बात की जाए NATO की, आखिर इसको बनाया क्यों गया था, तो इट वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम. राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, द टू पावर ब्लॉक्स started to again exhibit hostility. The US bloc and USSR bloc, दोनों ही ब्लॉक या ये पावरफुल साइड्स जो हैं, they were together during World War II against Nazis, against Hitler. लेकिन they were together during World War II because of circumstances, but they had ideological differences. US bloc was guided by liberal democratic ideas, while USSR bloc was guided by the socialist principles. तो यही कारण है कि वर्ल्ड वॉर II ख़त्म होते ही द टू कंट्रीज अगेन स्टार्टेड टू एग्जिबिट हॉस्टिलिटी. और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर II ख़त्म होते ही द वर्ल्ड वॉज फोर्स्ड इनटू द कोल्ड वॉर. जो कुछ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे, इंडिया जैसे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंट हुए, दे स्टार्टेड अ थर्ड फ्रंट, यू में से, और दे स्टार्टेड अ मूवमेंट जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एसेंशियल प्रिंसिपल ये था कि दीज कंट्रीज विल मेंटेन देयर सोवरेनिटी, ऑटोनोमी एंड नॉट ज्वाइन आइदर ऑफ द ब्लॉक. तो इंडिया वाज वन ऑफ द लीडर और यू में से फाउंडिंग मेंबर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. तो ये हो गए NATO ग्रुप जो ब्लू कलर से दिखाए, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे USSR. अभी बात की जाए NATO की. देखिए 1991 में कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया. USSR ने अपने लिए जो कलेक्टिव डिफेंस वाला ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, वॉर्सो पैक्ट, वो भी ख़त्म हो गया. लेकिन 1991 के कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बावजूद भी द NATO ग्रुप इज़ कंटिन्यूइंग. NATO इज स्टिल कंटिन्यूइंग, तो उसके थोड़े से डायमेंशंस या अप्रोच बदल गए हैं. अब अगर मौजूदा टाइम में देखा जाए तो NATO ग्रुप, जिसका तो लीडर US है ऑफ कोर्स, इट इज़ ट्राइंग टू एक्सटेंड मोर एंड मोर ऑन द ईस्टर्न साइड. अब देखिए ये कंट्रीज जो येलो कलर से दिखाए गए हैं, दीज आर दोज कंट्रीज हु हैव ज्वाइंड NATO सिंस 1997. तो कितने सारे देश जो रशियन बॉर्डर साइड में हैं, जो ईस्टर्न साइड में हैं ओरिजिनल NATO ग्रुप के, वो धीरे धीरे उन्होंने NATO को ज्वाइन किया है. दैट कुड बी सीन एज NATO's ईस्टवर्ड एक्सटेंशन. NATO धीरे धीरे ईस्टवर्ड पे बढ़ रहा है एंड इट इज़ कमिंग टू द बाउंड्री और इट इज़ कमिंग टू द बॉर्डर ऑफ रसिया.
that of course will pose a threat, major threat for Russia. And Russia under leadership of Vladimir Putin wants to revive its lost glory that it had during the Cold War time. तो रसिया ऑफ कोर्स विल नॉट वांट इट्स फॉर्मर अलाइज, क्योंकि ये ज़्यादातर जो ये देश आप देख रहे हैं दे वेर द फॉर्मर अलाइज ऑफ रसिया एंड टुगेदर दे हैड क्रिएटेड द फेडरेशन यूएसएसआर. अब वो फॉर्मर अलाइज ऑफ रसिया धीरे धीरे यूएसएसआर फेडरेशन तो छोड़ ही दिया, यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो ही गया. नाउ दे आर जंपिंग आउट एंड ज्वाइनिंग द नाटो ग्रुप दैट ऑफ कोर्स विल नॉट बी लाइक्ड बाय रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन. तो व्लादिमीर पुतिन इज़ वेरी स्टॉन्च अबाउट दिस. ही डज नॉट वॉन्ट eastward extension of NATO. Further, he want these countries to stay connected, more integrated with Russia. लेकिन धीरे धीरे व्लादिमीर पुतिन की ये जो स्ट्रैटेजिक गोल्स हैं वो धीरे धीरे डिफीट हो रही हैं. यू सी सो मैनी कंट्रीज हु वेर अर्लियर पार्ट ऑफ यूएसएसआर ग्रुप आर नाउ ज्वाइनिंग नाटो. अभी ये जो मौजूदा वॉर चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, उसके पीछे भी मुख्य कारण यही देखा जा रहा है. Because Ukraine had expressed its willingness to join NATO group, and since then Russia has attained a very aggressive posture against Ukraine. So you may say कि Russia's aggression against Ukraine is mainly as a result of Ukraine's willingness to join NATO group. लेकिन ये जो रसिया ने अग्रेशन दिखाया यूक्रेन को डराने के लिए, रसिया ने जो अग्रेशन दिखाया यूक्रेन को डराने के लिए ताकि यूक्रेन नाटो ग्रुप को ज्वाइन ना करे, इट हैज़ प्रूव्ड काउंटर प्रोडक्टिव फॉर रसिया. ये रसिया के लिए उल्टा साबित हो गया. यू सी दीज आर टू मेन कंट्रीज़ यहाँ पे, स्वीडन एंड फिनलैंड. उसमें से भी आप फिनलैंड देखिए, काफ़ी लंबा बॉर्डर शेयर करता है रसिया के साथ. दीज टू कंट्रीज डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन एनी पावर ब्लॉक आफ्टर वर्ल्ड वॉर II. They followed the principle of neutrality, especially if we talk about Finland. It followed the principle of neutrality. लेकिन जब रसिया ने यूक्रेन पे इस तरह का अग्रेशन दिखाना शुरू किया पिछले साल से, उसके बाद से इन दोनों ही देशों ने प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी को अबैंडन करते हुए दे हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन नाटो ग्रुप. तो आप देखिए कहाँ रसिया यूक्रेन को अग्रेशन दिखा रहा था सो दैट यूक्रेन नाटो ग्रुप को ज्वाइन ना करे. इस चक्कर में जो देश ऑलरेडी न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे, फिनलैंड और स्वीडन जैसे, नाउ दे हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू ज्वाइन नाटो ग्रुप. एंड करंट न्यूज इज रिलेटेड टू दिस ओनली. फिनलैंड ज्वाइंस नाटो एंड नाउ विथ फिनलैंड ज्वाइनिंग नाटो बिकम्स अ 31 मेंबर ग्रुप. और अब फिनलैंड के नाटो को ज्वाइन करते ही नाउ यू सी यहाँ तक तो नाटो रशियन बॉर्डर पे पहुँचा ही था इस्टोनिया, लाटविया, लुथानिया के साथ. अब फिनलैंड के साथ ही व्हेन फिनलैंड बिकम्स अ नाटो मेंबर, सच ए लॉन्ग बाउंड्री ऑफ रसिया विल बी विथ अनदर नाटो मेंबर कंट्री. तो फिनलैंड विच हैड अडॉप्टेड न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल आफ्टर इट्स डिफीट बाय द सोवियट्स इन द वर्ल्ड वॉर II हैज़ डिसाइडेड टू मूव बियॉन्ड इट्स न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल एंड ज्वाइन नाटो ग्रुप. इट प्रूव्स कि रसियाज एम्बिशन और रसियाज अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन इज प्रूविंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर रसिया. इट इज़ फेलिंग इन कर्बिंग नाटो इन इट्स एक्सटेंशन ऑन ईस्टवर्ड साइड. अब इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस में इस तरह का कुछ सवाल आ सकता है. डिस्कस द चेंजिंग रोल्स ऑफ नाटो सिंस इट्स इंसेप्शन. तो नाटो का जब से शुरुआत हुआ है, स्टार्टिंग में तो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स गेव सेंस टू नाटो. तो आपको बेसिकली पहले सवाल में आपको बताना है कि नाटो का रोल शुरुआत में कैसा था, 1991 के बाद से उसमें किस किस तरह के बदलाव आए हैं. एट द सेम टाइम सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज ऑल्सो प्रेजेंट ए केस फॉर इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ नाटो. इसका सरल सा मतलब ये है कि ये सवाल पूछ रहा है सेकेंड वाला पार्ट कि इंडिया को नाटो की मेंबरशिप ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान. मैंने हिंट्स दे रखा है. आज के सुबह वाले वीडियो में भी मैंने बोला, मैं मृदुल सर और चिन्मय सर ने जो वीडियो बनाया था आंसर राइटिंग को लेकर के, ये हिंट्स हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आपको एज इट इज़ यही लिख देना है. कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जो मैं लिख रहा हूँ वही लिख करके आंसर दिखाने आ जा रहे हैं. तो ये तो कॉपी पेस्टिंग होगी, ये मत कीजिए. राइट, ये हिंट्स मैं दे रहा हूँ. तो नाटो को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए. इट्स अ मिलिट्री अलायंस बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कलेक्टिव डिफेंस. इट वॉज a result of Washington Treaty 1949. Washington Treaty was a result of bloc politics during Cold War. और NATO के रिस्पॉन्स में USSR ब्लॉक क्रिएटेड वार्सो पैक्ट ऑफ 1955. थोड़ा सा ये डायग्राम बना करके दिखा सकते हैं. कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, US ब्लॉक, USSR ब्लॉक, वार्सो पैक्ट, NATO.
नीचे फिगर को एक्सप्लेन भी कर दीजिए, अलायंसेज ऑफ कलेक्टिव डिफेंस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। तो ये तो बात होगी 1991 तक के नाटो की फंक्शनिंग की। 1991 वाटर सेड मोमेंट फॉर NATO because it was the year of disintegration of USSR and end of Cold War. And since then NATO has attained other dimensions. For example, the new goals that NATO has now set for itself is countering new emerging threats for world like cyber security threat, maritime piracy, terrorism. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में NATO recently signed an agreement with Japan and South Korea to strengthen global cyber infrastructure. दूसरा जो नाटो का चेंजिंग रोल है वो है काउंटर रिसर्जेंस ऑफ रसिया। तो रसिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ ए रिवाइवलिस्ट पावर अंडर व्लादिमीर पुतिन, इट वांट्स टू रिवाइव इट्स ग्लोरी। और नाटो आफ्टर 1991 एक बार तो इसने यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करा दिया, अब उसके बाद से इसका चेंजिंग रोल में है टू कर्ब द राइज ऑफ और रिसर्जेंस ऑफ रसिया, एंड फॉर दैट पर्पस ओनली नाटो इज फोकसिंग ऑन ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ इट। दैट इज़ द मेन रीज़न। और यही कारण है कि रसिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि रसिया नोज कि दिस इज़ अ न्यू अप्रोच ऑफ नाटो। फर्स्ट इट लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड नाउ इट इज़ कीपिंग रसिया अंडर चेक। तीसरा है फोकस ऑन कंटेनमेंट ऑफ चाइनाज एग्रेशन इन इंडो पैसिफिक। तो नाटो इज़ वेरी क्लियर कि ना रसिया के ऊपर उठने देना है, ना ही चाइना को अपना एक कॉम्पिटिटर बनने देना है, खासकर यूएस का। तो NATO is focusing on finding a sustainable alternative to Belt and Road Initiative of China, which in general is considered to be a debt trap diplomacy of China, right? और इसी कॉन्टेक्स्ट में जनवरी 2023 में NATO initiated Futures in the Indo-Pacific Initiative to limit China's clout in the Indo-Pacific region. तो ये हो गया पहले पार्ट का जवाब, चेंजिंग रोल ऑफ NATO since its inception. अब केस फॉर इंडियाज मेंबरशिप ऑफ नाटो, जो भी सवाल पूछा जाए उस सवाल के की पॉइंट्स को लिख करके आप ऐसे बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे एग्जामिनर को लगता है, समझ आ जाता है कि अच्छा यहाँ से सेकंड पार्ट को डील किया गया है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग, तो कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है, नाम इज़ नो लॉन्गर रेलेवेंट एंड दैट इज़ वाई इंडिया कैन ज्वाइन नाटो, ये पॉजिटिव आर्गूमेंट दे सकते हैं आप। सेफगार्ड ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि अगर हम नाटो ज्वाइन कर लेते हैं तो इट विल हेल्प अस इन काउंटरिंग टेरर अटैक्स लाइक 26/11 और पुलवामा और उरी। इट विल ऑल्सो हेल्प इंडिया इन कंटेनिंग चाइनाज अग्रेशन ऑन लैंड फ्रंटियर्स एज वेल एज इंडियन ओशन। It will help in military modernization of India without less or with less expenditure on defense. India is third largest India makes third largest expenditure on defense procurement, right? बहुत ज़्यादा पैसा हमारा खर्च होता है डिफेंस इक्विपमेंट्स, कैपिटल डिफेंस इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करने में। अगर हम नाटो ग्रुप का मेंबर बन जाते हैं तो NATO is based on the idea of one for all for one. It is a collective defense. तो अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का अटैक होता है तो entire NATO group will protect us, and that is how it will lead to military strengthening, military modernization without much expenditure on the defense. That is the idea. ये सब फायदे हैं, लेकिन what are the arguments against joining NATO? Of course, it will drag India into vested confrontations, क्योंकि NATO group is mostly guided by US vested interest. जैसे कि इराक वॉर इन 2003 दैट वाज डिक्लेयर्ड बाय यूएस बट इट वाज फॉट बाय नाटो कंट्रीज, और इराक वॉर अल्टीमेटली प्रूव टू बी अ वेरी सेल्फिश नैरो इंटरेस्ट ऑफ यूएस, और यू मे से द यूएस प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम जॉर्ज बुश जूनियर। ये इराक वॉर को हमने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया था। सेकेंड, इंडिया विल हैव टू रिकैलिब्रेट इट्स जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस विद चाइना। देखिए अभी चाइना के साथ हमारा बहुत एकदम फॉर्मली हॉस्टिलिटी नहीं है, लेकिन अगर हमने फॉर्मल अलायंस कर लिया नाटो के साथ तो इट विल अलार्म चाइना एंड चाइना में टेक मोर अग्रेसिव पोस्चर्स, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। एंड ऑफ कोर्स इफ वी ज्वाइन नाटो देन इट इज गोइंग टू एंटागोनाइज रसिया, एंड रसिया हैज बीन ट्रस्टेड पार्टनर फॉर इंडिया टिल डे, इट इज लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर फॉर इंडिया। तो कंक्लूजन कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं, लुक सिंस कोल्ड वॉर डायनेमिक्स आर नो लॉन्गर, यहाँ पे आर होगा, सिंस कोल्ड वॉर डायनेमिक्स नो लॉन्गर since Cold War dynamics no longer guide world politics, NAM does not form essence of India's foreign policy. तो अब पहली बात तो ये कह दिया कि देखिए अब कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तो हमारा फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा या एसेंशियल हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो पहले लाइन में आपने कुछ केस पुट किया इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग नाटो, लेकिन अब आप इसको सीधा काउंटर करेंगे।
कहेंगे बट फॉर्मल अलाइनमेंट विथ नाटो may lead to compromise with sovereignty and strategic autonomy of India. And that is how आपने धीरे से इनडायरेक्टली हिंट्स दे दिया कि नाटो को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत है नहीं हमें. That is anyway India's stand. The next article is about World Energy Transition Outlook Report, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. ये वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट रिलीज करता है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA. हाल फिलहाल में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट. इस रिपोर्ट में मेनली फोकस है ऑन द 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट दैट वाज पुट बाय पेरिस क्लाइमेट डील. आई होप आपको पेरिस क्लाइमेट डील जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज में साइन किया गया था इन द ईयर 2015, उसका ये 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला टारगेट याद होगा. वो पेरिस क्लाइमेट डील कहता है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से यानी कि लगभग 1870 से लेकर के बाय द ईयर 2100 में जो एवरेज टेम्परेचर है पूरी दुनिया का, उसके अंदर का जो डिफरेंस है दैट शुड नॉट बी मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस. इन सिंपल वर्ड्स, द ग्लोबल वार्मिंग शुड नॉट बी मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस by the year 2100 as compared to the pre-industrial era that is about 1870. तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो वी कैन मैनेज, वी कैन सर्वाइव, वी कैन अडेप्ट, बट नॉट मोर देन दैट. अब ये जो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट है ये कहता है कि हम लोग ये 1.5 डिग्री सेल्सियस वाले टारगेट को मीट करने के लिए राइट ट्रैक पे नहीं है. हम लोग ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास का वार्मिंग कर चुके हैं बाय द ईयर 2023, और पेरिस एग्रीमेंट कहता है कि मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस करना है. करंट पॉलिसीज़ को अगर हम जितना भी दुनिया की करंट पॉलिसीज़ हैं अगर उनको ठीक तरीके से फॉलो किया गया तो हम लोगों का जो ग्लोबल वार्मिंग होगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल के तुलना में बाय द ईयर 2100 इट विल बी समवेयर क्लोज टू 2.9 डिग्री सेल्सियस. अगर जो भी हमने कमिटमेंट या प्लेजेज लिए हैं अलग अलग पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत उसको पूरा कर भी देते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल विल बी 2.6 डिग्री सेल्सियस. बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं तो भी 2.1 डिग्री सेल्सियस का ग्लोबल वार्मिंग होगा बाय द ईयर 2100 एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल. तो इस कारण से आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी भी द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन जो है हमारा पूरे दुनिया का क्लीन एनर्जी की तरफ, ग्लोबल वार्मिंग को कर्ब करने की तरफ, इट इज़ ऑफ ट्रैक. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिए हैं फिर कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला टारगेट हमें पूरा करना है तो मौजूदा जो ग्लोबल लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा डिप्लॉयमेंट है 3000 गीगावाट का उसको बढ़ा करके 10,000 गीगावाट करना होगा बाय द ईयर 2030. यानी कि जितना भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है पूरे दुनिया भर में उसका लगभग 3 गुना हमें बढ़ाना होगा इन नेक्स्ट 7 ईयर्स. उसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी ट्रांजिशन, मौजूदा जो एनर्जी ट्रांजिशन में या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो है $1.3 ट्रिलियन का, उसको बढ़ा करके $5 ट्रिलियन करना होगा. उसके अलावा इमिशन गैप भी बहुत ज़्यादा है. जिस तरीके से हम इमिशन करते जा रहे हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जितना हमें करना चाहिए और जितना इमिशन हो रहा है उसमें लगभग 16 गीगा टन्स का डिफरेंस होगा बाय द ईयर 2050. तो ये है रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन अरीना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी. तो इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं. दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब फैक्ट्स पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब डेटा जो है मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ यू हैव टू बी क्लेवर और वाइज इनफ टू नो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज आई एम डूइंग दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर बोथ काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. अगले साल जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी. तो एक बार अरीना देख लेते हैं. इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन बोन, जर्मनी. इट हैज़ 167 मेंबर्स. इंडिया इज 77th फाउंडिंग मेंबर. इट्स हेडक्वार्टर इज इन अबू धाबी, UAE. इट इज़ एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट UN वाटर कॉन्फ्रेंस एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन की वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है फॉर द ईयर 2023 इन न्यूयॉर्क, US. इट वॉज को होस्टेड बाई नीदरलैंड्स एंड तजाकिस्तान अपार्ट फ्रॉम US. ये जो वाटर कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशन की ये 1977 में शुरू किया गया इन अर्जेंटीना. और इसी इनॉग्रल कॉन्फ्रेंस में
एक्शन प्लान अडॉप्ट किया गया विच रिकॉग्नाइजेज दैट ऑल पीपल वॉट एवर देयर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस have the right to access to the drinking water in quantities and the quality equal to their basic needs। तो ये अगर याद रख पाओ, कभी भी वाटर स्कैरसिटी पे सवाल आंसर लिख रहे हो, तो ये अगर याद रख पाओ कि यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस का क्या रिजोल्यूशन है, तो इट विल हेल्प यू इन फेचिंग बेटर मार्क्स। अभी ये जो यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें इंडिया ने अनाउंस किया कि इंडिया इज़ गोइंग टू स्पेंड अबाउट $50 बिलियन towards its commitment in ensuring rural drinking water under जल जीवन मिशन। तो ये अनाउंसमेंट किया इंडिया ने कि लगभग हम लोग $50 बिलियन खर्च करने वाले हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था वो भी ज़रा देखते हैं। देखिए 15 अगस्त 2019 इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन को लॉन्च किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर tap water supply that is drinkable to every rural household to the country by 2024। तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई थ्रू टैप, नल से आए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड बाय 2024। इसके लिए देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन FHTC टू अबाउट 16 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड। टैगलाइन है इसका हर घर जल। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अच्छा, वाटर कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड एक छोटा सा फैक्ट देख लीजिए। W12+ ब्लूप्रिंट इज ए यूनेस्को प्लेटफॉर्म होस्टिंग सिटीज प्रोफाइल एंड केस स्टडीज ऑफ प्रोग्राम्स टेक्नोलॉजीज पॉलिसीज दैट एड्रेसेस कॉमन वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो यूनेस्को ने ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके ऊपर आप दुनिया के अलग अलग शहरों की वाटर अवेलेबिलिटी की प्रोफाइल्स को चेक कर सकते हैं। W12+ ब्लूप्रिंट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट challenges faced by पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन असम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए करंट न्यूज़, देखिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। इन अ रिटन रिप्लाई टू लेजिस्लेटिव असेंबली बाय मिनिस्टर ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट रंजीत कुमार दास, ही आंसर्ड कि 58 गांव पंचायत डो नॉट हैव परमानेंट ऑफिस बिल्डिंग्स, बट 319 गांव पंचायत ऑफिसेज आर नॉट अप टू मार्क। 54 गांव पंचायत ऑफिसेज डू नॉट possesses their own land and 1059 गांव पंचायत सेक्रेटरीज आर एट प्रेजेंट आर वैकेंट आउट ऑफ 2197। तो सरल भाषा में लगभग 50% पंचायत सेक्रेटरी की सीटें खाली हैं, और ये और कोई नहीं कह रहा है, मिनिस्टर खुद कह रहे हैं। यानी कि इससे ज़्यादा ऑथेंटिक कोई आर्ग्यूमेंट या डेटा हो नहीं सकता। तो अब मान लीजिए कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ नॉट बीन मैच्ड विथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन एट ग्रास रूट लेवल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन असम। ये जीएस पेपर 2 में आ सकता है, 5 में आ सकता है। तो ये सवाल आपको बेसिकली पूछ रहा है, इसमें की वर्ड्स को देखिए। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ नॉट मैच्ड विथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। इसका सरल सा मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाइज या लीगली तो कई सारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रोविज़न बना दिए गए, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन तो कर दिया गया। 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट ला दिया गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन बना दिया गया, इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, रिजर्वेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ग्राम सभा, ये सब कर दिया गया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, इनफ पावर, फंक्शन या एबिलिटी टू परफॉर्म, वो नहीं किया गया अभी तक। क्या कारण है इसके पीछे? द ब्यूरोक्रेसी इज़ नॉट सपोर्टिव। ब्यूरोक्रेसी जो अभी भी सुप्रीमेसी दिखाती है ऊपर द पंचायती राज इलेक्टेड मेंबर्स। चैलेंज ऑफ 3F, फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। और उस कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं फंक्शंस या फंड के लिए कि स्टैंडिंग कमिटी ऑन रूरल डेवलपमेंट चेयर्ड बाय डॉक्टर P. वेणुगोपाल इन जुलाई 2018 ऑब्जर्व दैट देयर इज सीवियर लैक ऑफ स्टाफ एंड पर्सनल इन पंचायत। द फिनोमिना ऑफ पंचायत पति, मोर देन 70% वीमेन। अभी वीमेन को रिजर्वेशन देने के बावजूद भी फ़ायदा क्या है? देयर मेल काउंटर पार्ट्स दे प्ले द रोल ऑफ सरपंच एंड ऑल। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड कैपेसिटी। इसी कारण से मणिशंकर अय्यर कमिटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने कहा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर हाफ बेक्ड सिस्टम, दे आर ओनली स्केलेटल विदाउट फ्लेश एंड ब्लड। अभी दूसरे पार्ट पे आते, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन आसाम। तो वहाँ पे आप बेसिकली पहले बता दीजिए कि आसाम के अंदर क्या क्या प्रोविज़न है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन आसाम आर एज पर
Assam Panchayat Act of 1994 incorporated 73rd Amendment Act provision. यहाँ पे 3 tier सिस्टम है, गांव पंचायत है, फिर आंचलिक पंचायत है एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद है. 23 सब्जेक्ट्स आर डिवॉल्व्ड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. येट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में ये सब हो गया पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन. अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को गिनाइए और बोलिए कि कैसे पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है. वहाँ पे ये सारे डेटा आपके काम आ सकते हैं. न ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर है, न लोगों का या स्टाफ की शॉर्टेज है. स्टाफ की शॉर्टेज के लिए ये डेटा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब डेटा है, ये आप कोट कर सकते हैं फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर. अभी आज से हम एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं या नया सेगमेंट ऐड किया है न्यूज़पेपर एनालिसिस में, मेंस फोल्डर कंटेंट. जब आप मेंस के आंसर लिख रहे होते हैं तो बेसिक बातें तो कोई भी लिख देता है. लैक ऑफ अवेयरनेस, वी नीड टू क्रिएट ब्रिंग लिटरेसी, एजुकेटेड पीपल, ये सब तो कोई भी लिख देता है. अनलेस यू गिव कंक्रीट डेटा यू आर नॉट गोइंग टू फेच मार्क्स. तो आज से हम लोग, ये डे 1 है, अब रोज़ मैं कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे कंटेंट निकालूंगा एग्जैक्ट डेटा, जिससे आप अपने आंसर को सब्सटैंशिएट कर पाएँ. तो ग्लोबल वार्मिंग या एनर्जी ट्रांजिशन के लिए वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट का ये डेटा 3000 गीगावाट से 10,000 गीगावाट का हमारा रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट होना चाहिए. फंड एलोकेशन 1.3 ट्रिलियन से बढ़ करके 5 ट्रिलियन होना चाहिए. वाटर स्कैरसिटी को लेकर के कुछ डेटा है. यूएन का एस्टिमेट है कि वाटर का डिमांड और सप्लाई में लगभग 40% गैप आ जाएगा बाय 2030 और लगभग 5 बिलियन लोग यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी एज पर यूएन विल फेस वाटर स्कैरसिटी, सीवियर वाटर स्कैरसिटी फॉर एटलीस्ट 1 month इन अ ईयर बाय 2050. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए डाटा तो आपने देख ही लिया है, बस रटना है. तो इसको मैं अलग से लिख करके इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के 500-600 जब फैक्ट्स हो जाएंगे एक जगह तो उसको कंपाइल करके रटना है और अप्रोप्रिएट तरीके से इस्तेमाल करना है. 1-2 चीज़ें और हैं, जैसे असम ट्रिब्यून में खबर आई है अबाउट अ ह्यूमन सैक्रिफाइस. A lady was sacrificed during Ambubachi मेला, just before Ambubachi मेला in 2019. तो ह्यूमन सेक्रीफाइस का केस निकल करके आया है. पेपर 1 essay में इस्तेमाल कर सकते हैं, GS पेपर 4 एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रूव प्रेवलेंस ऑफ सुपरस्टिशन इन आवर सोसाइटी टिल डे. एक और छोटा सा न्यूज़ है, डेड मैन ट्राइंग टू प्रूव ही इज़ अलाइव. नाम इनका देख लीजिए, अबू राम दास ऑफ आसाम. करप्शन के चलते इनको ब्राइबरी लेकर के साबित कर दिया गया कि हम मर चुके हैं. अब ये हर जगह प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये जिंदा हैं. यू सी, तो करप्शन के पर कभी आप पॉइंट लिख रहे हैं तो इनका नाम आप मेंशन कर सकते हैं, अबू राम दास. या फिर आप कॉम्बरसबनेस ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. आदमी आकर कह रहा है मैं जिंदा हूँ. सोचिए यहाँ पे कागज का और रिपोर्ट्स का कितना सिग्निफिकेंस है कि वो रिपोर्ट में लिख दिया कि वो मर गया, डेथ सर्टिफिकेट बन गया कि वो मर गया. तो नाउ इवन इफ द पर्सन कम्स एंड से कि ही इज़ अलाइव, नो वन इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. स्नेक पेंटिंग, मंजूसा पेंटिंग को पॉपुलरली स्नेक पेंटिंग कहते हैं. और एल्बिडो को लेकर के पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है. स्नो का एल्बिडो फॉरेस्ट से ज़्यादा होता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.